भाग 3 चैप्टर 2 खरीदने और बेचने का सर्वोत्तम समय। आखिरकार जो कहा गया है, मैं उसकी तरह कुछ नहीं बोलना चाहता। मार्केट टाइमर और आपको बताता है कि स्टॉक खरीदने का एक निश्चित सर्वोत्तम समय है। स्टॉक खरीदने का सबसे अच्छा समय हमेशा वह दिन होगा जब आप खुद को आश्वस्त कर लेंगे कि आपको अच्छी कीमत पर ठोस माल मिल गया है, डिपार्टमेंट स्टोर के समान। हालांकि दो विशेष अवधियां हैं जब बढ़िया सौदे मिलने की संभावना है। पहला साल के अंत में कर बिक्री की अनोखी वार्षिक रस्म के दौरान होता है। यह कोई संयोग नहीं है कि सबसे गंभीर गिरावट अक्टूबर और दिसंबर के बीच हुई है। आखिरकार यह छुट्टियों की अवधि है और दलालों को हम में से बाकी लोगों की तरह पैसा खर्च करने की जरूरत है, इसलिए उन्हें कॉल करने और पूछने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन है कि आप कर हानि प्राप्त करने के लिए क्या बेचना चाहते हैं। किसी कारण से निवेशक कर हानि प्राप्त करके खुश होते हैं, जैसे कि यह एक अद्भुत अवसर या किसी प्रकार का उपहार हो। मैं किसी अन्य स्थिति के बारे में नहीं सोच सकता जिसमें विफलता लोगों को इतना खुश करती है। संस्थागत निवेशक भी वर्ष के अंत में हारे हुए शेयरों को छोड़ना पसंद करते हैं ताकि आगामी मूल्यांकन के लिए उनके पोर्टफोलियो को साफ किया जा सके। यह सभी मिश्रित बिक्री स्टॉक की कीमतों को नीचे ले जाती है, और विशेष रूप से कम कीमत वाले मुद्दों में, क्योंकि एक बार $6 प्रति शेयर की सीमा तक पहुंचने के बाद स्टॉक उन लोगों के लिए संपार्श्विक के रूप में नहीं गिना जाता है जो मार्जिन खातों में क्रेडिट पर खरीदते हैं। मार्जिन वाले खिलाड़ी अपने सस्ते स्टॉक बेचते हैं और संस्थान भी ऐसा ही करते हैं जो किसी न किसी नियम का उल्लंघन किए बिना उन पर स्वामित्व नहीं रख सकते। यह बिक्री अधिक बिक्री को जन्म देती है और पूरी तरह से अच्छे मुद्दों को पागल स्तर तक ले जाती है। यदि आपके पास उन कंपनियों की सूची है जिनका आप स्वामित्व चाहते हैं, बशर्ते कि स्टॉक की कीमत कम हो जाए, तो वर्ष का अंत उन सौदों को खोजने का संभावित समय है जिनकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। दूसरा, शेयर बाजार में हर कुछ वर्षों में होने वाली गिरावट डकार, हिचकी और फ्रीफॉल के दौरान होता है। यदि आप इन डरावनी घटनाओं के दौरान खरीदने के लिए साहस और दिमाग की उपस्थिति को बुला सकते हैं, जब आपका पेट कहता है बेचें, तो आपको ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आप फिर कभी देखेंगे। पेशेवर अक्सर बहुत व्यस्त होते हैं या बाजार में तेजी से कार्रवाई करने के लिए बाध्य होते हैं, लेकिन उत्कृष्ट आय वृद्धि वाली ठोस कंपनियों को देखें जिन्हें आप नवीनतम में चुन सकते थे। टीवा 1987 बीवजा। अक्टूबर 1987 की बिकवाली में आपके पास उन कई कंपनियों को खरीदने का मौका था जिनका मैं इस पुस्तक में उल्लेख कर रहा हूँ। गर्मी और पतझड़ के बीच 1000 अंकों की गिरावट ने सब कुछ अपने साथ ले लिया, लेकिन वास्तविक दुनिया में नीचे सूचीबद्ध सभी कंपनियां स्वस्थ, लाभदायक थी और कभी भी पीछे नहीं रहीं। उनमें से कई तुरंत ठीक हो गए और जब भी संभव हुआ मैंने लाभ उठाया। मैंने पहली बार ड्रेफस को याद किया, लेकिन इस बार नहीं। मुझे एक बार मूर्ख बनाओ, तुम पर शर्म करो। मुझे 2 बार मूर्ख बनाओ, मुझ पर शर्म करो। ड्रेफस को पीट कर $16 कर दिया गया और कंपनी के पास कर्ज के बाद $15 नकद थे, तो जोखिम क्या था? नकदी के अलावा ड्रेफस को वास्तव में संकट से लाभ हुआ, क्योंकि कई निवेशकों ने शेयरों से बाहर निकलकर मनी मार्केट फंडों का रुख किया जिसे ड्रेफस प्रबंधित करता है। कब बेचना है? यहाँ तक कि सबसे विचारशील और दृढ़ निवेशक भी संशयवादियों के प्रभाव के प्रति संवेदनशील है, जो बेचने के समय से पहले बेचे चिल्लाते हैं। मुझे जानना चाहिए। मुझसे स्वयं कुछ टेनबैगर से बात की गई है।
मई 1977 में मैगेलन का प्रबंधन शुरू करने के तुरंत बाद मैं वार्नर कम्युनिकेशंस की ओर आकर्षित हो गया। वार्नर उस समूह से एक आशाजनक बदलाव थे जो खराब स्थिति में था। बुनियादी बातों के प्रति आश्वस्त होकर मैंने अपने फंड का 3% $26 पर वार्नर में निवेश किया। कुछ दिनों बाद मुझे एक तकनीकी विश्लेषक का फोन आया जो वार्नर को फॉलो करता है। मैं विगन्स के विज्ञान पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन विनम्र होने के लिए मैंने उससे पूछा कि वह क्या सोचता है। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने घोषणा की कि स्टॉक बेहद विस्तारित था। मैं उन शब्दों को कभी नहीं भूला हूँ। शेयर बाजार की सलाह के साथ सबसे बड़ी परेशानी यह है कि यह अच्छी हो या बुरी, यह आपके दिमाग में बैठ जाती है। आप इसे वहां से बाहर नहीं निकाल सकते और किसी दिन, किसी समय आप स्वयं को इस पर प्रतिक्रिया करते हुए पा सकते हैं। लगभग 6 महीने बीत चुके थे और वार्नर $26 से बढ़कर $32 हो गया था। मुझे पहले से ही चिंता होने लगी थी। यदि वार्नर को $26 पर अत्यधिक बढ़ाया गया था, मैंने खुद से तर्क दिया, तो इसे $32 पर अत्यधिक बढ़ाया जाना चाहिए। मैंने बुनियादी बातों की जांच की और वहां कुछ भी इतना नहीं बदला था कि मेरा उत्साह कम हो जाए, इसलिए मैं रुका रहा। फिर स्टॉक $38 पर पहुंच गया। बिना किसी सचेत कारण के मैंने एक बड़ा बिक्री कार्यक्रम शुरू किया। मैंने निश्चय किया होगा कि जो कुछ भी $26 पर बढ़ाया गया था और $32 पर अतिविस्तारित किया गया था, निश्चित रूप से $38 पर 3 उपसर्गों में विस्तारित किया गया है। बेशक मेरे बेचने के बाद स्टॉक $50, $60, $70 और $180 से अधिक तक चढ़ता रहा। अटारी विफलता के परिणाम भुगतने और 1983 से 84 में कीमत में 60% की गिरावट के बाद भी यह अभी भी मेरे $38 के निकास मूल्य से दोगुना था। मुझे आशा है कि मैंने यहाँ अपना सबक सीख लिया है। एक और बार जब मैंने टॉयज़ आर अस से समय से पहले बाहर निकल लिया, वह निफ्टी तेजी से बढ़ने वाला उत्पादक था जिसके बारे में मैं पहले ही डींगे हाँक चुका हूँ। 1978 तक, जब उस कंपनी की दिवालियापन कार्रवाई में टॉयज़ आर अस को इंटरेस्टेड डिपार्टमेंट स्टोर्स, एक दुखी कुत्ता, से मुक्त कर दिया गया था, लेनदारों को नए टॉयज़ आर अस शेयरों में भुगतान किया गया था। यह पहले से ही एक सिद्ध और लाभदायक उद्यम था जिसका विस्तार हो रहा था एक के बाद दूसरे मॉल में। इसने एक स्थान पर और फिर नकल में सफलता की परीक्षा पास कर ली थी। मैंने अपना होमवर्क किया, दुकानों का दौरा किया और $1 प्रति शेयर की समायोजित कीमत पर एक बड़ा स्थान ले लिया। 1985 तक, जब टॉयज़ आर अस $25 तक पहुंच गया, तो कुछ लोगों के लिए यह 25 बैगर था। दुर्भाग्य से उनमें से कुछ में मैं शामिल नहीं था क्योंकि मैं बहुत जल्दी बिक गया। मैंने बहुत जल्दी बेच दिया क्योंकि कहीं न कहीं मैंने पढ़ा था कि खुदरा बिक्री के डीन में से एक, मिल्टन पेट्री नाम के एक स्मार्ट निवेशक ने टॉयज़ आर अस का 20% खरीदा था और उसकी खरीदारी से स्टॉक बढ़ रहा था। मैंने सोचा कि तार्किक निष्कर्ष यह था कि जब पेट्री ने खरीदारी बंद कर दी तो स्टॉक नीचे चला जाएगा। पेट्री ने $5 पर खरीदारी बंद कर दी। मैं 5 बैगर के लिए $1 में आया और $5 में बाहर निकला, तो मैं शिकायत कैसे कर सकता हूँ? हम सभी को एक ही कहावत सिखाई गई है, जब आप लाभ उठा सके तो लाभ उठाएं और एक निश्चित लाभ हमेशा संभावित नुकसान से बेहतर होता है। लेकिन जब आपने सही स्टॉक ढूंढ लिया है और उसे खरीद लिया है, सभी सबूत आपको बताते हैं कि यह ऊपर जा रहा है और सब कुछ आपकी दिशा में काम कर रहा है, तो अगर आप बेचते हैं तो यह शर्म की बात है।
5 गुना लाभ $10,000 को $50,000 में बदल देता है, लेकिन अगले 5 गुना $10,000 को $2,50,000 में बदल देता है। 25 बैगर में निवेश करना फंड मैनेजरों के बीच भी नियमित घटना नहीं है और किसी व्यक्ति के लिए यह जीवनकाल में केवल 1 या 2 बार ही हो सकता है। जब आपके पास एक है तो आप उसका पूरा लाभ भी उठा सकते हैं। पीटर डेरोएथ के ग्राहक, जिन्होंने सबसे पहले मुझे टॉयज आर अस के बारे में बताया था, उन्होंने वैसा ही किया। वह अपनी निधि में हर तरह से इससे जुड़े रहे। मैं फ्लावर्स, एक बेकरी कंपनी, और फिर लांस, एक क्रैकर कंपनी के साथ त्रुटि दोहराने में कामयाब रहा, क्योंकि किसी ने मुझे बताया कि ये अधिग्रहण के उम्मीदवार थे। मैं उनके अधिग्रहण का इंतजार करता रहा और अंत में ऊब गया और अपने शेयरों का निपटान कर दिया। मेरे बेचने के बाद आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा। इस बार सबक यह था कि मुझे इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए थी कि इस लाभदायक बेकरी कंपनी का अधिग्रहण हो गया या नहीं। वास्तव में मुझे इस बात से खुशी होनी चाहिए थी कि यह स्वतंत्र रहा। मैंने पहले ही बताया था कि मैंने ला क्विंटा को लगभग नहीं खरीदा क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण चीज थी। अंदरूनी सूत्र शेयर बेच रहा था। किसी अंदरूनी व्यक्ति ने बेचना शुरू कर दिया है, इसलिए खरीदारी नहीं करना उतनी ही बड़ी गलती हो सकती है जितनी बड़ी गलती इसलिए हो सकती है क्योंकि किसी बाहरी व्यक्ति पेट्री ने खरीदना बंद कर दिया है। ला क्विंटा मामले में मैंने बकवास को नजरअंदाज कर दिया और मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा किया। मुझे यकीन है कि मेरे नकली होने के अन्य उदाहरण भी हैं जिन्हें मैं आसानी से भूल गया हूँ। आमतौर पर कीमत बढ़ने के बाद जीतने वाले स्टॉक पर टिके रहना कीमत गिरने के बाद उस पर विश्वास करने की तुलना में कठिन होता है। इन दिनों अगर मुझे लगता है कि नकली होने का खतरा है, तो मैं उन कारणों की समीक्षा करने की कोशिश करता हूं कि मैंने सबसे पहले खरीदारी क्यों की। ढोल की थाप का प्रभाव। यह एक ऐसा उदाहरण है जहां शौकिया निवेशक भी पेशेवर की तरह ही मूर्खता के प्रति संवेदनशील है। हमारे साथी विशेषज्ञ हमारे कानों में फुसफुसा रहे हैं। आपके पास मित्र, रिश्तेदार, दलाल और मीडिया से विभिन्न वित्तीय तथ्य हैं। हो सकता है कि आपको बधाई हो, लालची मत बनो घोषणा प्राप्त हुई हो। तभी ब्रोकर कॉल करके कहता है, बधाई हो, आपने टॉगल स्विच पर अपना पैसा दोगुना कर लिया है, लेकिन लालची न बने। आइए टॉगल स्विच बेचें और किंडरमाइंड आजमाएं। तो आप टॉगल स्विच बेचते हैं और यह बढ़ता रहता है, जबकि किंडरमाइंड दिवालिया हो जाता है और आपका सारा मुनाफा अपने साथ ले जाता है। इस बीच ब्रोकर को लेनदेन के दोनों ओर से कमीशन मिलता है, इसलिए प्रत्येक बधाई संदेश दोहरे भुगतान का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रोकर के अलावा शेयरों के बारे में आप जो भी मूर्खतापूर्ण विचार सुनते हैं, वह उसी तरह आपके दिमाग में आ जाता है जैसे वार्नर अतिविस्तारित है मेरे दिमाग में आया था। इन दिनों मूर्खतापूर्ण विचार गगनभेदी गर्जना पर है। हर बार जब आप टेलीविजन चालू करते हैं तो कोई न कोई यह घोषणा कर रहा होता है कि बैंक स्टॉक में गिरावट आई है और एयरलाइन स्टॉक में गिरावट आई है, यूटिलिटीज ने अपने सबसे अच्छे दिन देखे हैं और बचत और ऋण बर्बाद हो गए हैं। यदि आप रेडियो डायल को पलटते हैं और अचानक यह टिप्पणी सुनते हैं कि अत्यधिक गर्म जापानी अर्थव्यवस्था दुनिया को नष्ट कर देगी, तो अगली बार बाजार में 10% की गिरावट आने पर आपको वह स्निपेट याद आ जाएगा और शायद यह आपको अपना सोनी बेचने से डरा देगा और आपकी होंडा और यहाँ तक कि आपका कोलगेट पामोलिव, जो चक्रीय या जापानी नहीं है। जब मेरिल लिंच के अर्थशास्त्रियों के साथ ज्योतिषियों का साक्षात्कार लिया जाता है और दोनों विरोधाभासी बातें कहते हैं,
और फिर भी समान रूप से ठोस लगते हैं, तो कोई आश्चर्य नहीं कि हम सभी भ्रमित हो जाते हैं। हाल ही में हमें ढोल की थाप के प्रभाव से जूझना पड़ा है। एक विशेष रूप से अशुभ संदेश बार बार दोहराया जाता है जब तक कि उससे दूर जाना असंभव न हो जाए। कुछ साल पहले एक मुद्रा आपूर्ति को लेकर ढोल की थाप थी। कब मैं सेना में था, एक राइफल थी और मैं इसे समझता था। अचानक एक वह महत्वपूर्ण अंक था जिस पर वॉल स्ट्रीट का पूरा भविष्य निर्भर था, और मैं आपको नहीं बता सकता कि यह क्या था। 1 घंटा मार्टिनाइजिंग याद है? कोई भी आपको यह नहीं बता सकता कि वह क्या है, और लाखों ड्राई क्लीनिंग संरक्षकों ने कभी नहीं पूछा। हो सकता है कि एक वास्तव में मार्टिनाइजिंग 1 के लिए है, और आर्थिक सलाहकार परिषद का कोई व्यक्ति ड्राई क्लीनिंग व्यवसाय चलाता था। वैसे भी महीनों तक एक के बहुत तेजी से बढ़ने के बारे में खबरें आती रही और लोगों को चिंता थी कि यह हमारी अर्थव्यवस्था को डुबो देगा और दुनिया को खतरे में डाल देगा। स्टॉक बेचने का इससे बेहतर कारण क्या हो सकता है कि एक बढ़ रहा है, भले ही आप निश्चित नहीं थे कि एक क्या था। फिर अचानक हमने एक मुद्रा आपूर्ति में भयानक वृद्धि के बारे में और कुछ नहीं सुना, और हमारा ध्यान उस छूट दर की ओर चला गया जो फेड सदस्य बैंकों से वसूलता है। कितने लोग जानते हैं कि यह क्या है? आप मुझे एक बार फिर गिन सकते हैं। कितने लोग जानते हैं कि फेड क्या करता है? विलियम मिलर, जो एक समय फेड के अध्यक्ष थे, ने कहा कि अमेरिका की 23% आबादी ने सोचा कि फेडरल रिजर्व एक भारतीय आरक्षण है, 26% ने सोचा कि यह एक वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र है, और 51% ने सोचा कि यह विस्की का एक ब्रांड है। फिर भी प्रत्येक शुक्रवार की दोपहर, यह गुरुवार की दोपहर हुआ करती थी, जब तक कि बहुत से लोग शुक्रवार के शेयर बाजार खुलने से पहले नंबर पाने के लिए फेड बिल्डिंग में धक्का मुक्की नहीं करते थे। पेशेवर निवेश करने वाली आधी आबादी नवीनतम धन आपूर्ति आंकड़ों की खबर से मंत्रमुग्ध थी, और इसकी वजह से स्टॉक की कीमतें ऊपर नीचे होती रहीं। कितने निवेशक अच्छे शेयरों से धोखा खा गए क्योंकि उन्होंने सुना था कि उच्च धन आपूर्ति वृद्धि दर शेयर बाजार को डुबो देगी। अभी हाल ही में हमें चेतावनी दी गई है, बिना किसी विशेष क्रम के, कि तेल की कीमतों में वृद्धि एक भयानक बात है, और तेल की कीमतों में गिरावट एक भयानक बात है, कि एक मजबूत डॉलर एक अपशकुन है और एक कमजोर डॉलर एक अपशकुन है, कि मुद्रा आपूर्ति में गिरावट खतरे का कारण है और मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि खतरे का कारण है। धन आपूर्ति के आंकड़ों को लेकर व्यस्तता की जगह बजट और व्यापार घाटे को लेकर तीव्र आशंकाएं पैदा हो गई हैं, और प्रत्येक के कारण हजारों लोगों को अपने स्टॉक से बाहर कर दिया गया होगा। वास्तव में कब बेचना है? यदि बाजार आपको नहीं बता सकता कि कब बेचना है, तो क्या बता सकता है? संभवतः कोई भी एक सूत्र लागू नहीं हो सका। ब्याज दरें बढ़ने से पहले बेचें या अगली मंदी से पहले बेचें पालन करने योग्य सलाह होगी, यदि केवल हमें पता होता कि ये चीजें कब होंगी, लेकिन निश्चित रूप से हम ऐसा नहीं करते हैं, और इसलिए ये आदर्श वाक्य भी निरर्थक बन जाते हैं। इन वर्षों में मैंने यह सोचना सीख लिया है कि कब बेचना है, उसी तरह मैं यह सोचता हूँ कि कब खरीदना है। मैं बाहरी आर्थिक स्थितियों पर कोई ध्यान नहीं देता, सिवाय कुछ स्पष्ट उदाहरणों के, जब मुझे यकीन है कि एक विशिष्ट व्यवसाय एक विशिष्ट तरीके से प्रभावित होगा। जब तेल की कीमतें कम होती हैं, तो जाहिर तौर पर इसका असर तेल सेवा कंपनियों पर पड़ता है, लेकिन नैतिक दवा कंपनियों पर नहीं। 1986 से 87 में मैंने अपनी जगुआर, होंडा,
सुबारू और वोल्वो होल्डिंग्स बेच दी क्योंकि मुझे यकीन था कि गिरते डॉलर से विदेशी वाहन निर्माताओं की कमाई पर असर पड़ेगा जो अमेरिका में अपनी कारों का उच्च प्रतिशत बेचते हैं। लेकिन 10 में से 9 मामलों में यदि कंपनी 380 की कहानी कंपनी 212 से बेहतर है तो मैं बेचता हूं, और विशेष रूप से जब बाद वाली कहानी असंभावित लगने लगती है। जैसा कि यह पता चला है, यदि आप जानते हैं कि आपने पहली बार स्टॉक क्यों खरीदा है, तो आपको स्वचालित रूप से एक बेहतर विचार होगा कि इसे कब अलविदा कहना है। आइए श्रेणी दर श्रेणी कुछ विक्रय संकेतों की समीक्षा करें। मैं मुर्गी को एस कम जीखने वाला। मैं वास्तव में इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पहले स्थान पर बहुत अधिक धीमी गति से उत्पादक नहीं है। जो मैं खरीदता हूँ उसे मैं तब बेचता हूँ जब 30 से 50% की बढ़ोतरी होती है या जब बुनियादी चीजें खराब हो जाती है, भले ही स्टॉक की कीमत में गिरावट आई हो। यहाँ कुछ अन्य संकेत दिए गए हैं। कंपनी ने लगातार 2 वर्षों से बाजार हिस्सेदारी खो दी है और एक अन्य विज्ञापन एजेंसी को काम पर रख रही है। कोई नया उत्पाद विकसित नहीं किया जा रहा है, अनुसंधान और विकास पर खर्च कम कर दिया गया है और कंपनी अपनी उपलब्धियों पर आराम करती दिख रही है। असंबंधित व्यवसायों के हाल के 2 अधिग्रहणों का मूल्यह्रास की तरह दिखता है और कंपनी ने घोषणा की है कि वह प्रौद्योगिकी के अग्रणी किनारे पर और अधिग्रहणों की तलाश कर रही है। कंपनी ने अपने अधिग्रहणों के लिए इतना अधिक भुगतान किया है कि बैलेंस शीट बिना कर्ज और लाखों नकदी से लेकर बिना नकदी और लाखों कर्ज में खराब हो गई है। स्टॉक को वापस खरीदने के लिए कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं है, भले ही कीमत तेजी से गिर जाए। यहाँ तक कि कम स्टॉक कीमत पर भी लाभांश उपज इतनी अधिक नहीं होगी कि निवेशकों की अधिक रुचि आकर्षित हो सके। मैं मुर्गी को एस तलवार। ये वे स्टॉक हैं जिन्हें मैं अक्सर इस श्रेणी के अन्य शेयरों से बदल देता हूँ। किसी दिग्गज से जल्दी टेनबैगर की उम्मीद करने का कोई मतलब नहीं है, और यदि शेयर की कीमत कमाई रेखा से ऊपर हो जाती है या यदि पीई सामान्य सीमा से बहुत आगे निकल जाता है, आप इसे बेचने के बारे में सोच सकते हैं और बाद में इसे कम कीमत पर वापस खरीदने का इंतजार कर सकते हैं या कुछ और खरीद सकते हैं, जैसा कि मैं करता हूँ। अन्य विक्रय संकेत। पिछले 2 वर्षों में पेश किए गए नए उत्पादों के मिश्रित परिणाम रहे हैं और अन्य अभी भी परीक्षण चरण में हैं और बाजार से 1 वर्ष दूर हैं। स्टॉक का पीई 15 है, जबकि उद्योग में समान गुणवत्ता वाली कंपनियों का पीई 11 से 12 है। पिछले वर्ष किसी भी अधिकारी या निदेशक ने शेयर नहीं खरीदे हैं। एक प्रमुख प्रभाग जो कमाई में 25% का योगदान देता है, वह होने वाली आर्थिक मंदी के प्रति संवेदनशील है, आवास प्रारंभ, तेल ड्रिलिंग आदि में। कंपनी की विकास दर धीमी हो रही है और हालांकि यह लागत में कटौती करके मुनाफा बनाए रख रही है, भविष्य में लागत में कटौती के अवसर सीमित है। मैं मुर्गी को एसी बेचने का सबसे अच्छा समय चक्र के अंत की ओर है, लेकिन कौन जानता है कि वह कब होगा? कौन जानता है कि वे किस चक्र की बात कर रहे हैं? कभी-कभी जानकार मोहरा किसी कंपनी के पतन का एक भी संकेत मिलने से 1 साल पहले ही चक्रीय बिक्री शुरू कर देता है। जाहिर तौर पर बिना किसी सांसारिक कारण के शेयर की कीमत गिरनी शुरू हो जाती है। इस गेम को सफलतापूर्वक खेलने के लिए आपको इसके अजीब नियमों को समझना होगा। यही बात चक्रीय को इतना पेचीदा बनाती है। रक्षा व्यवसाय में जो चक्रीय की तरह व्यवहार करता है, जनरल डायनेमिक्स की कीमत एक बार उच्च कमाई पर 50% गिर गई। दूरदर्शी साइकिल देखने वाले भीड़ से बचने के लिए पहले से ही बिक्री कर रहे थे।
चक्र के अंत के अलावा चक्रीय बेचने का सबसे अच्छा समय वह है जब वास्तव में कुछ गलत होना शुरू हो गया हो। लागत बढ़ने लगी है। मौजूदा संयंत्र पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और कंपनी क्षमता बढ़ाने के लिए पैसा खर्च करना शुरू कर देती है। पिछले उछाल और नवीनतम उछाल के बीच आपको XYZ खरीदने के लिए जिसने भी प्रेरित किया, उससे आपको संकेत मिल जाना चाहिए कि नवीनतम उछाल समाप्त हो गया है। कमोडिटी की गिरती कीमतें एक और अग्रदूत है। आमतौर पर तेल, स्टील आदि की कीमतें कमाई में परेशानी दिखने से कई महीने पहले कम हो जाएंगी। एक अन्य उपयोगी संकेत तब होता है जब किसी वस्तु की भविष्य की कीमत वर्तमान या हाजिर कीमत से कम होती है। यदि आपके पास यह जानने की पर्याप्त क्षमता है कि पहली बार में चक्रीय वस्तु कब खरीदनी है, तो आप कीमत में बदलाव देखेंगे। प्रतिस्पर्धी व्यवसाय भी चक्रीय लोगों के लिए एक बुरा संकेत है। बाहरी व्यक्ति को कीमतों में कटौती करके ग्राहकों को जीतना होगा, जो बाकी सभी को कीमतों में कटौती करने के लिए मजबूर करता है और सभी उत्पादकों की कमाई कम कर देता है। जब तक निकेल की मजबूत मांग है और इनको को चुनौती देने वाला कोई नहीं है, इनको ठीक काम करेगा। लेकिन जैसे ही मांग में कमी आती है या प्रतिद्वंद्वी निकल उत्पादक निकल बेचना शुरू करते हैं, इनको के लिए समस्या खड़ी हो जाती है। अन्य संकेत: 2 प्रमुख यूनियन अनुबंध अगले 12 महीनों में समाप्त हो रहे हैं और श्रमिक नेता पिछले अनुबंध में छोड़े गए वेतन और लाभों की पूर्ण बहाली की मांग कर रहे हैं। उत्पाद की अंतिम मांग धीमी हो रही है। कम लागत पर पुराने संयंत्रों को आधुनिक बनाने के बजाय कंपनी ने एक आकर्षक नया संयंत्र बनाने के लिए अपने पूंजीगत व्यय बजट को दोगुना कर दिया है। कंपनी ने लागत में कटौती करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी वह विदेशी उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती है। मैं मुर्गी को SWAFST जीतने वाला। यहाँ चाल संभावित टेनबैगर को खोना नहीं है। दूसरी ओर, यदि कंपनी टूट जाती है और कमाई कम हो जाती है, तो निवेशकों द्वारा स्टॉक पर लगाई गई बोली का PE गुणक भी कम हो जाएगा। वफादार शेयरधारकों के लिए यह बहुत महंगी दोहरी मार है। देखने लायक मुख्य बात तीव्र विकास के दूसरे चरण का अंत है, जैसा कि पहले बताया गया है। यदि द गैप ने नए स्टोर बनाना बंद कर दिया है और पुराने स्टोर जर्जर दिखने लगे हैं, और आपके बच्चे शिकायत करते हैं कि द गैप ऐसे धुले डेनिम परिधान नहीं बेचता है जो कि वर्तमान में लोकप्रिय है, तो शायद बेचने के बारे में सोचने का समय आ गया है। यदि वॉल स्ट्रीट के 40 विश्लेषक स्टॉक को अपनी सर्वोच्च अनुशंसा दे रहे हैं, 60% शेयर संस्थानों के पास है और 3 राष्ट्रीय पत्रिकाओं ने CEO की प्रशंसा की है, तो निश्चित रूप से बेचने के बारे में सोचने का समय आ गया है। जिस स्टॉक से आप बचना चाहेंगे उसकी सभी विशेषताएं देखें। अध्याय 9 उस स्टॉक की विशेषताएं हैं जिसे आप बेचना चाहेंगे। चक्रीय के विपरीत, जहां विकास में PE अनुपात अंत में छोटा हो जाता है, कंपनी का PE आमतौर पर बड़ा हो जाता है और यह बेतुके और अतार्किक आयाम तक पहुंच सकता है। पोलेरॉयड और A1 उत्पाद याद रखें। उनके आकार की कंपनियों के लिए PE 50। चौथी कक्षा का कोई भी चतुर विद्यार्थी समझ सकता था कि इन्हें बेचने का समय आ गया है। क्या A1 इत्र की 1 अरब बोतलें बेचने जा रहा था? ऐसा कैसे हो सकता था जब अमेरिका में हर दूसरी गृहिणी A1 की प्रतिनिधि थी? आप हॉलिडे इन को तब बेच सकते थे जब इसकी कमाई 40 गुना हो गई थी और आश्वस्त थे कि पार्टी वहां थी और आप सही थे। जब आपने प्रत्येक प्रमुख अमेरिकी राजमार्ग पर हर 20 मील की दूरी पर एक हॉलिडे इन फ्रेंचाइजी देखी और फिर आप जिब्राल्टर की यात्रा की और चट्टान के आधार पर एक हॉलिडे इन देखा,
तो चिंता करने का समय आ गया था। वे और कहाँ विस्तार कर सकते थे? मंगल। अन्य संकेत। पिछली तिमाही में समान स्टोर की बिक्री 3% कम हुई है। नए स्टोर के नतीजे निराशाजनक हैं। 2 शीर्ष अधिकारी और कई प्रमुख कर्मचारी एक प्रतिद्वंद्वी कंपनी में शामिल होने के लिए चले जाते हैं। कंपनी हाल ही में एक कुत्ते और टट्टू शो से लौटी है, जिसमें 2 सप्ताह में 12 शहरों में संस्थागत निवेशकों को एक बेहद सकारात्मक कहानी बताई गई है। स्टॉक 30 के पीई पर बिक रहा है, जबकि अगले 2 वर्षों के लिए आय वृद्धि का सबसे आशावादी अनुमान 15 से 20% है। मैं मुर्गी को एसवाएटी घेरा। किसी टर्नअराउंड को बेचने का सबसे अच्छा समय उसके टर्नअराउंड होने के बाद का है। सभी परेशानियां खत्म हो गई है और यह बात हर कोई जानता है। कंपनी वही पुरानी कंपनी बन गई है जो टूटने से पहले थी, विकास कंपनी या चक्रीय या जो भी हो। शेयरधारक इसे दोबारा हासिल करने में शर्मिंदा नहीं है। यदि बदलाव सफल रहा है तो आपको स्टॉक को पुनः वर्गीकृत करना होगा। क्रिसलर $2 प्रति शेयर, $5 और यहां तक कि $10 विभाजन के लिए समायोजित पर एक बदलाव का खेल था, लेकिन 1987 के मध्य में $48 पर नहीं। तब तक कर्ज चुका दिया गया था और सड़ांध साफ हो गई थी और क्रिसलर एक ठोस चक्रीय ऑटो कंपनी के रूप में वापस आ गई थी। स्टॉक ऊपर जा सकता है, लेकिन इसमें 10 गुना वृद्धि देखने की संभावना नहीं है। इसे उसी तरह से आंका जाना चाहिए जैसे जनरल मोटर्स, फोर्ड या अन्य समृद्ध कंपनियों को आंका जाता है। यदि आपको ऑटो पसंद है तो क्रिसलर को रखें। यह सभी प्रभागों में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और अमेरिकन मोटर्स के अधिग्रहण से इसे कुछ अतिरिक्त दीर्घकालिक संभावनाओं के साथ-साथ कुछ अतिरिक्त अल्पकालिक समस्याएं भी मिलती हैं। लेकिन यदि आप टर्नअराउंड में विशेषज्ञ हैं, तो क्रिसलर बेचें और कुछ और खोजें। जनरल पब्लिक यूटिलिटीज $4 प्रति शेयर पर, $8 पर और $12 पर एक बदलाव था, लेकिन दूसरी परमाणु इकाई के सेवा में वापस आने के बाद और अन्य उपयोगिताएं इस पर सहमत हुई। 3 माइल आइलैंड की सफाई की लागत का भुगतान करने में मदद के लिए जीपीयू फिर से एक गुणवत्तापूर्ण विद्युत उपयोगिता बन गया। कोई नहीं सोचता कि जीपीयू अब व्यवसाय से बाहर जा रहा है। स्टॉक, जो अभी $38 पर है, $45 तक पहुंच सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से $400 तक नहीं पहुंचने वाला है। अन्य संकेत। ऋण, जिसमें लगातार 5 तिमाहियों में गिरावट आई है, नवीनतम तिमाही रिपोर्ट में $25 मिलियन बढ़ गया है। बिक्री वृद्धि की दर से दोगुनी दर से इन्वेंट्री बढ़ रही है। कमाई की संभावनाओं के सापेक्ष पीई बढ़ा हुआ है। कंपनी का सबसे मजबूत प्रभाग अपने उत्पादन का 50% एक प्रमुख ग्राहक को बेचता है और वह अग्रणी ग्राहक अपनी बिक्री में मंदी से पीड़ित है। मैं मुर्गी को SLLANASSITP बिछाना। हाल ही में सबसे अच्छा विचार हमलावर की प्रतीक्षा करना है। यदि वहां वास्तव में छिपी हुई संपत्ति है, तो शाउन स्टाइनबर्ग, हफ्ट्स या रीचमैन्स इसका पता लगा लेंगे। जब तक कंपनी कर्ज में डूबी नहीं है, जिससे परिसंपत्तियों का मूल्य कम नहीं हो रहा है, तब तक आप बने रहना चाहेंगे। अलेक्जेंडर और बाल्डविन के पास द्वीप में विशेष शिपिंग अधिकारों और अन्य संपत्तियों के अलावा 96,000 एकड़ हवाई अचल संपत्ति का मालिक है। बहुत से लोगों ने अनुमान लगाया कि यह $5 का स्टॉक विभाजन के लिए समायोजित कहीं अधिक मूल्य का था। उन्होंने धैर्य रखने की कोशिश की, लेकिन कई सालों तक कुछ नहीं हुआ। फिर एक श्री हैरी वेनबर्ग आए और उन्होंने 5%, फिर 9% और अंत में 15% शेयर खरीदे।
इसने अन्य निवेशकों को शेयर खरीदने के लिए प्रेरित किया क्योंकि श्री वेनबर्ग खरीद रहे थे और अक्टूबर 1987 में बिकवाली के दौरान स्टॉक $16 तक गिरने से पहले $32 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। 7 महीने बाद यह वापस $30 पर पहुंच गया। स्टोरर ब्रॉडकास्टिंग और फिर डिज्नी में भी यही हुआ। डिज्नी एक नींद में डूबी कंपनी थी जिसे तब तक अपनी कीमत का पता नहीं था जब तक श्री स्टाइनबर्ग ने प्रबंधन को शेयरधारक मूल्यों को बढ़ाने के लिए प्रेरित नहीं किया। कंपनी वैसे भी प्रगति कर रही थी। इसने एनिमेटेड फिल्मों से हटकर व्यापक और अधिक वयस्क दर्शकों को आकर्षित करने का शानदार काम किया है। यह डिज्नी चैनल और जापानी थीम पार्क के साथ सफल रहा है और आगामी यूरोपीय थीम पार्क आशाजनक है। अपनी अपूरणीय फिल्म लाइब्रेरी और फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया रियल एस्टेट के साथ डिज्नी एक परिसंपत्ति खेल, एक बदलाव और एक विकास कंपनी है। अब आपको अपने बच्चों के छुपे तौर पर बच्चे पैदा होने तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। संपत्तियों की खोज की जानी है। ऐसा हुआ करता था कि आप अपने पूरे वयस्क जीवन में एक कम मूल्य वाली स्थिति में बैठे रह सकते थे और स्टॉक 1% भी नहीं बढ़ता था। इन दिनों शेयरधारक मूल्यों में वृद्धि बहुत तेजी से होती है, जिसका श्रेय संपन्न अमीरों के झुंड को जाता है जो कम मूल्य वाली संपत्ति के हर अंतिम उदाहरण की तलाश में रहते हैं। बून पिकेंस कुछ साल पहले हमारे कार्यालय में आए थे और हमें बताया था कि कैसे गल्फ ऑयल जैसी कंपनी को काल्पनिक रूप से लिया जा सकता है। मैंने उनकी तर्कसंगत प्रस्तुति सुनी, फिर तुरंत निष्कर्ष निकाला कि यह नहीं किया जा सकता है। मुझे यकीन है कि गल्फ ऑयल इतना बड़ा है कि उस पर कब्जा नहीं किया जा सकता, ठीक उसी दिन तक जब शेवरॉन ने ऐसा किया था। अब मैं यह मानने के लिए तैयार हूं कि किसी भी चीज पर कब्जा किया जा सकता है जिसमें बड़े महाद्वीप भी शामिल है। इतने सारे हमलावरों के साथ नौसिखिया के लिए एक अच्छा परिसंपत्ति स्टॉक ढूंढना कठिन है, लेकिन यह जानना मुश्किल है कि कब बेचना है। आप तब तक नहीं बेचते जब तक बैस भाई नहीं आते, और यदि यह बास भाई नहीं है तो यह निश्चित है कि स्टाइनबर्ग, इकान, बेल्सबर्ग, प्रित्स्कर्स, इरविन जैकब्स, सर जेम्स गोल्डस्मिथ, डोनाल्ड ट्रंप, बून पिकन्स या शायद यहाँ तक कि मर्व ग्रिफिन भी। उसके बाद शेयर की कीमत को दोगुना, तिगुना या चौगुना करने के लिए अधिग्रहण, बोली युद्ध या लीवरेज्ड बायआउट हो सकता है। अन्य विक्रय संकेत। हालांकि शेयर वास्तविक बाजार मूल्य से छूट पर बिकते हैं, प्रबंधन ने घोषणा की है कि वह विविधीकरण कार्यक्रम के वित्तपोषण में मदद के लिए 10% अधिक शेयर जारी करेगा। जिस डिवीजन के $20 मिलियन में बेचे जाने की उम्मीद थी, उसकी वास्तविक बिक्री केवल $12 मिलियन ही हुई। कॉर्पोरेट टैक्स की दर में कमी से कंपनी के टैक्स लॉस कैरी फॉरवर्ड का मूल्य काफी कम हो जाता है। संस्थागत स्वामित्व 5 साल पहले के 25% से बढ़कर आज 60% हो गया है। कई बोस्टन फंड समूह प्रमुख खरीदार हैं।